हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का इस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट को, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको अपने लेक्चर 6 में बताई हैं। अब इस लेक्चर में हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बार और दोबारा से बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर में इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझा था, जिसमें कि एक इंसिडेंट फोटोन है जिसकी एनर्जी एच म्यू है, मोमेंटम एच म्यू अपॉन में सी है, जो कि एक रेस्ट टारगेट इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पर है, उस पर जब इंसिडेंट किया जाता है तो ये दोनों ही इलास्टिक कॉलिजन करके, यानी कि स्कैटर्ड फोटोन और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ही स्कैटरिंग के पश्चात इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। स्कैटरिंग के बाद फोटोन की जो एनर्जी है एच म्यू डैश और मोमेंटम एच म्यू डैश अपॉन में सी हमें मिलता है, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम हमें मिलता है एम वी, और इसकी एनर्जी है ई। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये कॉम्पटन शिफ्ट को बता रहा है, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हमारे इस लेक्चर में जो मेन हमारा कंसर्न है वो है इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर जो ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रॉपर्टीज के लिए, जिसकी हम मेन 3 प्रॉपर्टीज को यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कि ये डायरेक्शन, अब जैसा हमने अभी अभी आपको डायग्राम में बताया कि इसकी डायरेक्शन क्या है, थीटा। इसका मतलब डायरेक्शन हम थीटा निकालेंगे। दूसरी चीज हम निकालेंगे इसकी एनर्जी ई निकालेंगे, और तीसरी चीज हम निकालेंगे वेलोसिटी v, जो यहाँ पर एम वी हमने लिखा हुआ है इस तरीके से। तो 3 चीजें हमें निकालनी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के लिए, डायरेक्शन, एनर्जी और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम यूज कर रहे हैं उन्हीं अपने कंजर्वेशन लॉज को, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी है ना देखे हैं कि मोमेंटम जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कंजर्वेशन निकाला था, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई थी, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब जो कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, तो यदि हम उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक टर्म एक कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी एक वेरिएबल ही है, कांस्टेंट नहीं है, सॉरी। तो अल्फा इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन में एम जीरो सी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। और जब हम इस वैल्यू को रखने के बाद 4 इक्वेशन में रखेंगे और 4 के बाद जब थर्ड में रखेंगे तो हमें कॉट थीटा की जो टर्म है वो इन फॉर्म ऑफ अल्फा एंड फाई हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो जाती है। और जब हमें डायरेक्शन निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको हम टेन थीटा की फॉर्म में, तो 1 अपॉन, अब आप देखिए इक्वेशन में 1 अपॉन में ये टर्म है, यानी 1 अपॉन कॉट मतलब कि टेन। अब टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा टेन 5/2, इक्वेशन नंबर 6 हमें प्राप्त हो जाती है। तो अगर हमारे पास स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू हमें पता है और जो भी हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है म्यू का। तो अगर हमारे पास फाई और अल्फा दोनों की वैल्यू, अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है तो हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यानी थीटा की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जो प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी की, कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने शुरुआत यहीं से की है कि रिकॉइल जो उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो यही होगी कि भाई इंसिडेंट है, इंसिडेंट ने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी जिससे वो स्कैटर्ड हुआ, और जिसकी वजह से वो जो फोटोन था वो एच म्यू डैश
एनर्जी के साथ चला गया, तो ऑब्वियस है कि जो उसने एनर्जी दी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पर प्राप्त हुई है। तो फोटोन की जो एनर्जियों का डिफरेंस है वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वापस से वही कॉम्पटन शिफ्ट का जो फॉर्मूला था जो कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है, उसको हमने यूज किया। दोनों तरफ हमने h को मल्टीप्लाई करा तो हमें इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त हो जाती है। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी यूज की हुई है। वापस से हम अल्फा इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन एम जीरो सी स्क्वायर को यूज करेंगे तो के यहाँ पर अगर हम एच म्यू डैश की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास के इज इक्वल टू इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा। और जब हम अल्फा और इनको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट वाला फॉर्मूला था जिसमें हमने लैम्डा डैश माइनस लैम्डा लिखा था, तो उस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं और दोनों साइड हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट वाला फॉर्मूला था वो यहाँ पर थोड़ा सा अल्फा की फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, और इसको लिखने के बाद हम के की फॉर्म में रिकॉइल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें हमने डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की टर्म लिख दी है। और उसके बाद जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, उन दोनों के रेशियो को जब हम निकालते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है। अब इक्वेशन नंबर जो 4 है उससे हमें क्या चीज मिली कि अगर मान लीजिए जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जबकि एच म्यू डैश मिनिमम हो। ठीक है, अब एच डैश मिनिमम कब होगी, जबकि फाई की वैल्यू मिनिमम हो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई कि जब इंसिडेंट फोटोन अगर बैक स्कैटर्ड करता है यानी फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो इस टर्म की वैल्यू मैक्सिमम हमें प्राप्त होती है। तो के इज इक्वल टू हमारे पास जो मैक्सिमम है वो ये हो जाएगा और हम अगर अल्फा की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को बता रहे हैं। दो प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, फर्स्ट हमने निकाली डायरेक्शन, सेकंड एनर्जी। इन डेरिवेशंस को आप अपने हाथ से जरूर एक बार करके देखें। जो भी इक्वेशंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये सभी मैंने मेरे हाथ से करके देखी हुई हैं, तो मुझे पता है ये कैसे निकलेंगे, लेकिन आप सिर्फ इनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि ये वैल्यूज जो है वो रियल में यही निकलेगी नहीं निकलेगी। तो वो कंफर्म करने के लिए एक बार अपने हाथ से इन डेरिवेशंस को करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार अपने हाथ से करने पे इसीलिए ही आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे आप श्योर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की तीसरी प्रॉपर्टी यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, आप जितने भी ये डेरिवेशन देख रहे हैं इन सभी में हमने बार बार उन्हीं चीजों को यूज किया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस इनको यूज करने का जो तरीका है वो बदल जाता है कि किसी में हमने किसी को किस फॉर्म में यूज किया। कॉम्पटन शिफ्ट वाला एक फॉर्मूला था लेकिन उसको हम अभी तक कई तरीके से यूज कर चुके हैं अपने डेरिवेशंस में। तो इस चीज का ही हमें ध्यान रखना होता है कि हमें अपनी जो रिलेवेंट प्रॉपर्टी है जिस तक हमें पहुंचना है, जैसे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स चाहिए। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, अब की बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा हमने बार बार कहा कि ये जो था वो रियलिस्टिक है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी कि ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये रेस्ट मास की काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी हमें मिल जाती है। इक्वेशन नंबर सेकंड रिलेटिविस्टिक जो रिलेशन हमने लिखा था पहले उससे हमें प्राप्त होती है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं और फिर सेकंड नंबर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलती है। अब देखिए मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर किया, फिर इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर किया,
तो जो एक्स्ट्रा टर्म्स थी वो इस फॉर्म में हमने लिख दी हैं। अब आप जब तक इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर अपने हाथ से नहीं करेंगे, उसको कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इक्वेशन नंबर जो 3 है वो प्राप्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज है कि आप अपने हाथ से जरूर करें। अब उसके बाद हमने जो कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला है उसको हमने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यूज किया है। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो हमने मान लिया कि v जो है वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया, बीटा इज इक्वल टू v/c। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला है उसके आधार पर फिर हमने एक इक्वेशन निकाल ली कि c² p² इज इक्वल टू बीटा की फॉर्म में। ठीक है, और जब बीटा की फॉर्म में हम इसे निकालते हैं और बीटा को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो जाती है। अब इस इक्वेशन नंबर 7 से हमें क्या पता लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग 0 होगी अगर फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है। यानी फॉरवर्ड स्कैटरिंग मतलब कि फाई की वैल्यू अगर 0 है तो v की वैल्यू क्या होगी, लगभग 0 होगी। लेकिन अगर बैकवर्ड स्कैटरिंग है यानी कि फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो हमें वहीं पर ही वो जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम प्राप्त होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो इस फॉर्मूले के द्वारा आपको बताया गया है। तो इस डेरिवेशन के साथ ही हमारा कॉम्पटन इफेक्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। सो प्लीज ध्यान से पढ़ें, अपने हाथ से जरूर करके देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर या पर्सनली आप कैसे जैसा चाहें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।